आइए इतिहास के सबसे चर्चित शासक, महान, और ये तो कहना ये नहीं होगा लेकिन चर्चित तो रहे, मुगलों में सबसे अधिक चर्चित शासक अकबर 1542 में जन्म हुआ था। और मृत्यु हुई थी 1605 में। हमने कल भी बताया था कि जो भी आप पढ़ेंगे किसी भी राजा के बारे में तो उसका एक राजनीतिक इतिहास होता है, एक सामाजिक इतिहास होता है और एक उसका अचीवमेंट होता है जो सांस्कृतिक और वास्तुकला के संदर्भ में होता है। ठीक है, अकबर में ये सारी चीज़ें खूब प्रचुरता में मिलती हैं, चूँकि शासनकाल भी कितने साल का है, लगभग 50 साल का है। 50 साल शासक रहना भी भारत जैसे बड़े साम्राज्य का बहुत बड़ी बात है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहा शासन किसका, औरंगजेब का। अकबर जैसे शासक 50 साल रहे थे, नहीं 42 में जन्म है, बहुत कम उम्र बन गया था ना। ठीक है, देखिए 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में जन्म, अमरकोट के राजा राणा वीर साल के महल में जन्म हुआ। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उस समय शेर शाह सूरी के चलते हुमायूं भागा भागा फिर रहा था, है ना। राणा वीर साल के महल में अमरकोट में जन्म हुआ था। अपने शुरुआती समय में इसके जो चाचा थे अस्करी, 3 साल तक अस्करी का संरक्षण था। फिर बाद में जब हुमायूं के अपने भाइयों के साथ लड़ाई हुई, उसमें इसका एक भाई था कामरान, जिसको काबुल दिया गया था, है ना। तो उसी कामरान के साथ हुमायूं का युद्ध हुआ। तो उस समय एक कामरान के ही संरक्षण में था, अस्करी कामरान सब साथ में थे वहाँ पर। तो उसमें क्या किया कि हुमायूं तोप चला रहा है, अब इधर से तोप चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर, और ये गोला इधर जा रहा है, और यहाँ पर कामरान क्या किया था कि अकबर को लटका दिया था, पैर से बांध के लटका दिया था कि तोप चलाना बंद करे। इसको पता ही नहीं कि मेरा ही बेटा लटका हुआ है, तो 2-4 तोप चला भी दिया, तो संजोग से बच गया। ठीक है, तो बालक अकबर को किले की दीवार से लटका दिया था किसने, कामरान ने, चाचा कामरान ने। हुमायूं कामरान के युद्ध में, लेकिन यह सौभाग्य से बच गया। कुछ ही समय बाद, ये उतना ये भाग्यशाली तो उसमें नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दोबारा जब सत्ता मिलता है तो दिन पनाह वाला महल जो बताए थे, तो हुमायूं की जो मृत्यु होती है, उस समय छोटा ही अकबर था, लेकिन उसी के नाम पर एक युद्ध हो रहा था, सिकंदर सूर से आक्रमण। तो सवाल पूछता है कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर किसके साथ लड़ाई लड़ रहा था। छोटा अकबर बैरम खां के साथ मिलकर किससे लड़ रहा था, पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। सिकंदर सूर, पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। लेकिन बैरम खां एक सूझबूझ वाला, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, बोलो फिर से। पानीपत कहाँ से आ गया यहाँ पर? अभी पानीपत कहाँ आया? अरे पानीपत 56 में आएगा, लेकिन अभी हम तो बात कर रहे हैं कि उसके जस्ट पहले ही यह सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। ठीक है, पानीपत में ये लड़ेगा किससे, हेमू से। ठीक है, सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। तो बैरम खां ने क्या किया, गुरदासपुर जिला है, वहीं पे कलानौर नाम के जगह पर इसका राज्याभिषेक करा दिया। तो ये भी सवाल पूछता है पीटी का कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो कलानौर में। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन इसका राज्याभिषेक हुआ था, 14 फरवरी 1556। इसने बैरम खां को वकील नियुक्त किया था और खाने खाना की उपाधि दी थी। बैरम खां को ये 1556 से 60 तक, 1556 से 1560 तक, 1556 से 1560 तक ये क्या रहा, बैरम खां के संरक्षण में रहा। अकबर बैरम खां के संरक्षण में कब से कब तक रहा, 1556 से 60 तक। और इसको वकील का संज्ञा मतलब वकील बनाया बैरम खां को किसने, तो अकबर ने। और कौन सी उपाधि दी, खाने खाना की उपाधि दी। ठीक है, अब लिखिए जो मीनू बोल रही थी, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 5 नवंबर 1556।
कहने को तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया, लेकिन अकबर की तरफ से लड़ कौन रहा था? बैरम खां सबसे, ठीक है। 5 नवंबर 1556 को हुआ और इसमें अकबर की तरफ से बैरम खां और उधर से मोहम्मद आदिल शाह सूर। आदिल शाह सूर का सेनापति कौन था? हेमू। हेमू आदिल शाह सूर के वजीर और सेनापति हेमू। आदिल शाह सूर का वजीर और सेनापति था हेमू। सूरवंश का राजा था आदिल शाह सूर। सूरवंश मतलब वही शेर शाह सूरी वाला जो है, ठीक है ना। आदिल शाह सूर का सेनापति हेमू और इधर से कौन था? बैरम खां। तो हेमू क्या किया था ना कि वो दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। दिल्ली पे कब्जा करने के बाद अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था और कहा अपने आप एक लगा लिया था, क्या एक उपाधि धारण किया था, उसका नाम था विक्रमादित्य। तो उस विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला यह व्यक्ति था। विक्रमादित्य भारत में बहुत ही प्रचलित उपाधि थी, बहुत शुरुआत से ही लोग करते थे और यह 14वां व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यानी विक्रमादित्य हेमू जो अपने उपाधि धारण किया, उसके पहले 13 लोग अपने आप को कभी न कभी विक्रमादित्य उपाधि दे चुके थे, ठीक है। तो उसी के बीच में युद्ध हुआ। थोड़ा सा पहले का बता देते हैं शॉर्ट में। अकबर 1542 से 1605, ठीक है। 1542 में अकबर का जन्म होता है राणा वीरशाल के महल में। अमरकोट के राजा राणा वीरशाल के महल में जन्म होता है, ठीक है। फिर पिता के मृत्यु के समय यह कौन सा युद्ध लड़ रहा था? तो पिता के मृत्यु के समय सिकंदर सूर से युद्ध लड़ रहा था, पंजाब का सिकंदर सूर से। तो यह दूसरा इन्फॉर्मेशन है। और 1556 से 1560 तक यह बैरम खां के संरक्षण में रहे। अकबर चूँकि आयु कम थी और बैरम खां को इन्होंने अपना वकील नियुक्त किया। वकील मतलब वजीर। उस समय वजीर को क्या बोलते थे? वकील बोलते थे। और उपाधि दिया खाने खाना, ठीक है। और पानीपत का युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। और बैरम खां इसके तरफ से सेनापति थे और उधर से हेमू। और हेमू किसका वजीर था? तो हेमू आदिल शाह सूर का ये था, ठीक है। फिर 1560 के बाद बैरम खां की बहुत सारी शिकायतें आने लगी। बैरम खां की बहुत सारी शिकायतें किसके पास है? अकबर के पास। और तब तक अकबर भी कुछ बड़ा हो चुका था। 42 में जन्म है तो 60 में कितना साल का हो जाएगा? बालिग हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा। उसको भी अपना संपूर्ण प्रभुत्व की आकांक्षा भी थी। तो अकबर ने कहा कि ठीक है भाई, तुम बहुत हमारा संरक्षण कर लिए, अब तुम को हम निकाल देते हैं, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मतलब तुमको इतना किए हो तो कुछ मारेंगे पीटेंगे नहीं, लेकिन नौकरी से उसको निकाल दिया। किसको? बैरम खां को। कब? 60 में। तो जब निकाल दिया तो उतना दिन से तो अपने आप को इसका बाप पे समझ रहा था, तो मान जाएगा। तो बैरम खां ने अकबर से फिर युद्ध किया। कई बार वो युद्ध भी पूछ सकता है। बैरम खां ने जो अकबर से युद्ध किया उसको कहते हैं तिलवाड़ा का युद्ध। लिखिए, तिलवाड़ा नामक स्थान पे उसने युद्ध किया, जिसमें बैरम खां को अकबर ने हरा दिया। उसके बाद भी उसको मारा नहीं, उसको माफ़ कर दिया। फिर लगा वो माफ़ी मांगने, तो बोला कि अब क्या किया जाए तुम्हारे साथ? तो बोला हुजूर ऐसा है कि हमको आप हज करने का अनुमति दीजिए, तीर्थ यात्रा पे जाने का अनुमति दीजिए। बैरम खां कहा अकबर से कि हमको माफ़ कर दीजिए और हज पर जाने की इजाज़त दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बोला ठीक है जाओ, हज करने जाओ। तो हज करने जब वो जा रहा था तो मुबारक खां नाम के एक व्यक्ति ने उसको रास्ते में ही मार दिया, ठीक है। वो एक अफ़गान व्यक्ति था। मक्का तो कहाँ मारा? गुजरात में। बैरम खां को किसने मारा? तो मुबारक खां ने। कहाँ मारा? तो गुजरात में। कब मारा? जब वो हज करने के लिए जा रहा था। सवाल तो सारे जवाब मिल गए, कब कहाँ, लेकिन क्यों मारा, इसका जवाब बताइए। क्यों मारा? कोई किसी को यूं ही तो मार नहीं देता है। मान लीजिए ऑप्शन दे दे अकबर के कहने पर, ये करीब पुराना दुश्मनी था। क्या था, मतलब कितना पुराना था, क्या दुश्मनी था? एक्चुअली मतलब बात सही है, पुराना दुश्मनी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमने पिछले क्लास में हुमायूं वाले में बताया था आपको कि मच्छीवाड़ा का एक युद्ध हुआ था 1555 में। 1555 में मच्छीवाड़ा का एक युद्ध हुआ था, जो कि
आखिरी युद्ध था जिससे कि यह अंत हुआ था। मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसके पिता की हत्या कर दी गई थी, मुबारक खां के पिता को मार दिया था, तो उसी का बदला वो इसको मार के लिया। हाँ, मतलब कि उसमें तो हुमायूं मारा था ये कहा जाएगा, लेकिन ठीक है, इसका बदला लिया था। चलिए फिर क्या हुआ कि जब बैरम खां की मृत्यु हो गई तो बैरम खां की विधवा थी, जो कि बैरम खां इसका संरक्षक था, तो विधवा का नाम था सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम से शादी कर लिया ये, ठीक है। और सलीमा बेगम का ही पुत्र था अब्दुल रहीम खां, जिसको कि इस धीरे धीरे ये बढ़ा के और खाना तक, मतलब उसको बहुत आदर सम्मान के साथ उसका पालन पोषण किया। अबुल फजल लिखता है, लिखिए, अबुल फजल के अनुसार बैरम खां के पतन में सबसे अधिक उत्तरदायी अकबर की धाय माँ माहम अनगा थी। माहम अनगा, वही जो सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहनती थी, माहम अनगा, माहम अनगा धाय माँ थी, मतलब दाई को कहते हैं दासी, धाय माँ थी, लेकिन चूंकि पालते पोसते सब उसका अधिकारी हो जाता है। माहम अनगा का ही पुत्र का नाम था अधम खान, इसके बेटे का नाम था अधम खान, और इसकी बेटी का नाम था जीजी अनगा। तो माहम अनगा, अधम खान और जीजी अनगा, ये तीनों लोग मिलके राजकाज में अपना दखल देते थे। कब से कब तक? 1560 से 62 तक, 2 साल। हाँ, तो 1560 से 62 तक इन लोगों ने जो दखल दिया राजकाज में, इसी को कहते हैं पेटीकोट सरकार, यानी पेटीकोट गवर्नमेंट, या हिंदी में लिखेंगे पर्दा शासन। देखिए, पेटीकोट सरकार, पर्दा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट, जो आपको उचित लगे। लेकिन अकबर ने इन लोगों को भी धीरे धीरे समाप्त किया। अधम खां को छत से नीचे फेंक दिया। बहुत ही शांत शासक था, ज़्यादा खून खराबा नहीं करता था, धीरे से मार दिया। बच गया तो हाथी से कुचलवा दिया, कोई दिक्कत। तो जब बेटा वैसे मरा जाएगा तो माँ ऐसे ही शांत हो जाएगी, तो ले लेके सबको शांत कर दिया। सीरियल की तरह नहीं, जहाँ पे कि एकदम वो अंत तक शांति नहीं होती। तो ये रहा। तो अकबर के जन्म हुआ, अकबर युद्ध लड़े, अकबर ने बैरम खां को समाप्त किया। अब पूरी तरह से अकबर अपने रॉ में है, पेटीकोट गवर्नमेंट को भी समाप्त किया। तो धीरे धीरे कुछ अच्छे काम करना शुरू किया। उसके अच्छे कामों में सबसे पहला जो काम है, 2 मिनट रुक जाओ, पहला काम है दास प्रथा का अंत। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। फिर दूसरा कार्य है तीर्थयात्रा कर की समाप्ति, 63 में, अगले साल। दास प्रथा के अंत के अगले साल ही उसने तीर्थयात्रा कर की समाप्ति की। फिर उसके अगले साल यानी 64 में जजिया को समाप्त किया। हाँ, कर दे रहे। दास प्रथा को समाप्त किया 1562 में, तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया 1563 में, और 1564 में जजिया को समाप्त किया। जजिया जो हिंदुओं से लिया जाता था। तो अकबर ने फिर सोचा कि कुछ साम्राज्य भी बढ़ाते हैं, कुछ राज्य को विस्तार करते हैं। तो उसमें अकबर ने क्या किया, सबसे पहला जो आक्रमण किया 1561 में मालवा पर किया, मालवा के शासक बाज बहादुर पर। अकबर ने जो सोचा कि हम साम्राज्य विस्तार करते हैं, आप एक पेज छोड़ के अगले पेज से लिखिए। मालवा के शासक पर पहला आक्रमण किया कब? 1561 में। मालवा के शासक का नाम क्या था? तो बाज बहादुर, यानी 1561 में बाज बहादुर पर अकबर ने पहला आक्रमण किया। इसी बाज बहादुर का बहुत चर्चा है, कई सिनेमा भी बना है इस पर, ठीक है। इन्हीं की पत्नी का नाम था रूपमती, रानी रूपमती। बाज बहादुर की पत्नी का नाम था रानी रूपमती। बाज बहादुर के ऊपर पहला आक्रमण किया, जो मालवा का शासक था बाज बहादुर, और मालवा के शासक बाज बहादुर का जो ये था, ये पत्नी थी, उनका नाम था रूपमती। इसमें बाज बहादुर मारे गए और रूपमती ने जहर खा लिया था। सॉरी, तो पहला आक्रमण किस पे किया? बाज बहादुर पे। बाज बहादुर कहाँ के शासक थे? मालवा के।
उनकी पत्नी का नाम क्या था? रूपमती। और जहर खा के उसने अपने सतीत्व की रक्षा की थी। इसी रूपमती का समाधि बना है कहाँ पर? उज्जैन में। तो पूछ सकता है कि बाज बहादुर और रूपमती का ज्वाइंट समाधि है कहाँ पर? तो उज्जैन में। 1561 में मालवा को जीता। उसी 1561 में इसने चुनार का घेरा डाला और चुनार का किला जीता। तो अकबर ने चुनार का किला कब जीता? ठीक है। फिर 1564 में अकबर ने गोंडवाना पर हमला किया। 64 में इसने गोंडवाना के गढ़कटंगा राज्य को जीता। गोंडवाना के गढ़कटंगा राज्य को जीता। हाँ, गढ़कटंगा। इसकी राजधानी चौरागढ़ थी। जबलपुर के पास चौरागढ़ एक जगह है। ठीक है। और यदि आप इससे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो चंदेल शासक थे वहाँ पर। और चंदेल शासक से भी नहीं समझ पा रहे हैं तो अब समझ जाइएगा, यहाँ की रानी का नाम दुर्गावती था। ठीक है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दुर्गावती वहाँ की शासिका थी और वहाँ को जीता इसने। गढ़कटंगा राज्य को जीता और चौरागढ़ उसकी राजधानी थी। ठीक है। तो कब? तो 1564 में। ये जो गढ़कटंगा का जो हिंदू राज्य था, ये हिंदू राज्य था, इसका स्थापना अमन दास नाम के व्यक्ति ने की थी। गढ़कटंगा के हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1561 में 2 आक्रमण और 2 जीत। कौन कौन सा? मालवा और चुनार। अब 1564 में गोंडवाना। ठीक है। इसके बाद उसने राजपूताने को जीतने का प्रयास किया। ठीक है। राजपूताना यानी मेवाड़, मारवाड़, ये सब एरिया जो है, ठीक है ना, तो उसको जीतने का प्रयास किया। अच्छा, गढ़कटंगा में एक बात और लिखी है, बाद में अकबर का मति गति बदला होगा तो गढ़कटंगा का जो राज्य था उसने संग्राम शाह के छोटे पुत्र को लौटा दिया, चंद्र शाह को। गढ़कटंगा राज्य को अकबर ने बाद में संग्राम शाह के छोटे पुत्र चंद्र शाह को लौटा दिया। फिर उसने वो विवाह वाली रणनीति अपनाई राजपूतों के साथ। इसी में आपके वो भारमल आते हैं, जिनको कई लोग बिहारी मल भी कहते हैं। इन्हीं की बात कर रही थी ना आप। तो उसने क्या किया कि आमेर का शासक था भारमल, वह स्वेच्छा से अब स्वीकार किया अकबर के अधीनता को। अकबर के अधीनता को भारमल स्वेच्छा से स्वीकार करने वाला पहला राजपूत राजा था। 1562 में दरअसल अकबर कहाँ गए थे ये भी पूछता है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जब लौट रहे थे तो रास्ता में राजा भारमल मिले और उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री हरखा बाई से विवाह का प्रस्ताव रखा। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से लौटते समय अकबर को भारमल ने अपनी पुत्री हरखा बाई से विवाह का प्रस्ताव दिया। तो एक राजपूताना हो तो वहाँ पर अधीनता में आ ही गया ना। फिर अगला लिखिए, 1562 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से दर्शन करके जब अकबर लौट रहे थे तो रास्ते में राजा भारमल, जिनको बिहारी मल भी कहते हैं, ने अपनी बेटी हरखा बाई से विवाह का प्रस्ताव अकबर के समक्ष दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, अगला लिखिए, हरखा बाई, इन्हीं को लोग जोधा बाई। तीसरी बार बोल रहे थे तब जोर से बोले, क्योंकि तीन, देखिए एक नियम है, किसी भी चीज़ को तीसरी बार में आपको लिख लेना है। इसमें क्या है, 3 बात है। मोइनुद्दीन चिश्ती, अपनी भाषा में लिख लिए, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह से लौटते समय अकबर को भारमल मिला, अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव दिया, और जिसको ये मान लिया हरखा बाई बेटी का नाम, इन्हीं को लोग जोधा बाई भी कहते हैं। अब जब बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। इन्हीं को सामान्यतः बहुत लोग जोधा बाई कहते हैं। पति पत्नी का रिश्ता पढ़िएगा मुगल में तो पागल हो जाइएगा, ठीक है ना। 1600 रानी का नाम याद करना पड़ेगा। वो ठीक है, कन्फ्यूजन है इतिहास में, लेकिन जो अभी एक प्रचलित मत है उसमें हरखा बाई को कई बार जोधा बाई भी कहा जाता है। इसी पर आधारित जोधा अकबर सिनेमा बन गया आपका। इसी पर आधारित जोधा, वो कौन सीरियल आता था उसका, सीरियल का नाम भी जोधा अकबर था, और सिनेमा का नाम नहीं कुछ और था। तो उसमें जिस जोधा का नाम लिया जा रहा है वही ये हरखा है। 1567 यानी 1567
ने अकबर ने चित्तौड़ के किले का घेरा डाला। चित्तौड़ के किले का घेरा कब डाला? 1567 में। उदय सिंह ने सामंतों की सलाह पर किले का भार जयमल और फत्ता को दे दिया था। उदय सिंह ने किसकी सलाह पर? तो सामंतों की सलाह पर किले का भार किसको दिया था? जयमल और फत्ता को सौंप के जंगल में चला गया। जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता, फत्ता बहुत बहादुर थे सब दोनों, जयमल और फत्ता। चित्तौड़गढ़ किले को ही मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार माना जाता था। मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन था? चित्तौड़गढ़ का किला। इसी किले में अकबर के ऊपर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि यहाँ जो उसने आक्रमण किया वहाँ पर उसने कत्लेआम मचा दिया था। तो पहली और आखिरी बार कत्लेआम कहाँ मचाया था अकबर ने? तो चित्तौड़गढ़ के किले में ही, चूँकि यहाँ से उसको काफ़ी प्रतिरोध झेलना पड़ा था। तो यदि पूछ दे सवाल कि अकबर के नाम पे सबसे बड़ा धब्बा कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ के किले में मचाया गया कत्लेआम। चित्तौड़गढ़ के किले में जो कत्लेआम अकबर ने मचाया था वह उस पर सबसे बड़ा धब्बा था। और वैसे तो जीत ही गया कत्लेआम मचा के, लेकिन अकबर बाद में जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि आगरा में एक मूर्ति बनाया हाथी पर सवार, और इसमें जयमल और फत्ता को दिखाया गया था। तो पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ के किन दो लोगों का मूर्ति या स्मारक आगरा में बना है, अकबर ने बनवाया उनकी वीरता से प्रभावित होकर? तो वो है जयमल और फत्ता का हाथी पे चढ़ा हुआ मूर्ति बनवाया। चित्तौड़गढ़ की विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने फतहनामा जारी किया, मतलब जीत के उपलक्ष्य में एक नोट टाइप का हुआ, फतहनामा जारी किया। चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय कब हुआ रितिका? चित्तौड़ विजय कब हुआ? विजय के बाद फतहनामा जारी किया। फिर लिखिए 1572 1572 AD अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। 1572 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। इसी समय पहली बार उसको समुद्र का दर्शन हुआ। कितना उम्र में समुद्र देखा पहला बार? आप में से कितने लोगों ने समुद्र देखा है? तुम देखी हो समुद्र? कहाँ का? अरेबियन से देखी हो तुम? मुंबई गई थी? हाँ, जुहू बीच। हवाई जहाज पे कितने लोग चढ़े हैं? क्या चक्का पकड़ के? कैसे, कहाँ से कहाँ गई थी? कश्मीर। यहाँ से जम्मू? आप चढ़े हैं? कम से कम एक बार चढ़ना चाहिए, ज़्यादा ऐसे तो रिस्की लगता है, चढ़ते हैं तो उतरते समय लगता है इतना भारी एक तो घर जैसा चीज़ उड़ रहा है, गिरेगा तो उठेगा कि नहीं उठेगा? ठीक है ना? लेकिन समुद्र देखना चाहिए, समुद्र तो बहुत शानदार है। समुद्र में तो आदमी डूबता भी नहीं है, तैरना नहीं भी है चल जाइए, वो फेंक देगा वापस। खास करके जो इधर पुरी वाला जो बता रहे हैं ना आप, उधर का समुद्र जो है बहुत ज़्यादा उसमें टाइड है, हाई टाइड आता है। मतलब आप यहाँ रहिएगा, आपको ऊपर से पानी जाएगा फिर वापस लेते जाएगा। उसमें बहुत रिस्की है। यदि आपने फर्मली ग्राउंड, क्या होगा कि ज़मीन पे खड़े भी हैं तो नीचे का बालू चल जाएगा, तब हवा में है गिरा के ले जाएगा एक दूसरे। हाँ, तो समुद्र, तो पहली बार अकबर ने समुद्र देखा गुजरात अभियान 1572 में। पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से मुलाकात उसकी इसी अभियान के दौरान हुई। इसके तुरंत बाद उसने एक बार फिर गुजरात पे हमला किया 1573 में। 73 में फिर हमला किया। इसको VA स्मिथ ने लिखा है ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण। हाँ, ऐतिहासिक द्रुतगामी, द्रुतगामी मतलब क्वाइट क्विक, हिस्टोरिकल एंड द्रुतगामी मतलब तुरंत गया और आ गया। ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण 1573 के गुजरात वाले को कहा गया। 73 वाला सेकंड वाला, 72 में पहला और 73 में दूसरा, 72 में फर्स्ट इन्वेजन ऑफ गुजरात एंड 73 में सेकंड, फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप से किया। VA स्मिथ ने कहा था, स्मिथ महोदय ने। फ्यूरियस तो ऐसे बोल रहे हैं, वो है नहीं। तो पूछता है कि बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था? तो इसी जीत के यादगार में बनाया था बुलंद दरवाज़ा। हाँ,
इसके बाद हाँ, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी, उसकी राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर बनवाया था। 1576 में इसने दाऊद खां को हराया था। 1576 में दाऊद खां को हराया था। अब दाऊद खां क्या था? ये अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां। 1576 अगला पॉइंट है, आप लोग भी लिखिए तेजी से, क्योंकि बहुत कुछ है। अकबर है ना, अकबर ख़त्म करने में भी लिखिए 1576 में दाऊद खां को हराया। यह दाऊद खां अंतिम अफगान शासक था। फिर लिखिए 1581, 1581 में इसने काबुल पर अधिकार कर लिया और अपनी सौतेली बहन जो नहीं थी, एक देखते होंगे पूरा भागते दौड़ते थे, गुफा उफा खोजते रहती है, उसका नाम था बख्तुन्निसा। बख्तुन्निसा जो हाकिम मिर्ज़ा की बेटी थी, सौतेली बहन बख्तुन्निसा जो हाकिम मिर्ज़ा की बेटी थी, उसको काबुल का गवर्नर बनाया। 3 इसमें इन्फॉर्मेशन है। पहला 1581, दूसरा काबुल, बहन का नाम बख्तुन्निसा, उसके पिता का नाम हाकिम मिर्ज़ा, और शासक कहाँ का बनाया? काबुल का। कौन बनाया? अकबर। लिखिए 1581 में अकबर ने अपनी बहन बख्तुन्निसा को, जो कि हाकिम मिर्ज़ा की बेटी थी, काबुल का गवर्नर बनाया। लिख लिए। अब इसमें इंफॉर्मेशन को समझिए कि ये पहला अवसर था जब भारत से उधर से आते हुए तो काबुल पे हमला करके अधिकार किया था सब, बाबर भी किए हुए था, लेकिन कोई भारत से जाके काबुल पे हमला करके उसको जीता हो, यह पहली बार हुआ था। किसी भारतीय शासक ने काबुल पे कब्जा किया, यह पहली बार हुआ हमला करके। ठीक है। कांधार अकबर के आधिपत्य में 1595 में आया। कांधार अकबर के आधिपत्य में 1595 में आया। तो पश्चिम में हो गया, पूरब में हो गया, वो सब जगह तो कब्जा कर रहा है। अब आइए दक्षिण में, अकबर के दक्षिण में विजय जो है, नाती की जो बहन होती है ना, नवासी कहलाती है। देखो ऊन मतलब होता है छोटा, याद करो, समझो इसको। ऊन मतलब छोटा, ऊन मतलब छोटा। अब उसमें जो भी शब्द लगेगा उससे वह एक छोटा होगा। जैसे 20, तो 20 से छोटा क्या होगा? 19। 30, तो 30 से छोटा क्या होगा? 29, मतलब एक छोटा। 50, तो छोटा क्या होगा? 49। 40, तो छोटा 39। ठीक है। 60, तो उससे एक छोटा 59। 70, तो एक छोटा 69। तो 90 क्या है? वहाँ पे चेंज हो जाता है, वहाँ 9 जोड़ 80 है, वहाँ क्या हो जाता है? 79 भी बोल सकते हैं, लेकिन 79 किसको बोलते हैं? इसको। वहाँ बोलते हैं 80 + 9, वहीं पे चेंज आता है। ठीक है। तो ये तो उसके लिए 89 याद करना है। बाकी तो 95, तो 94, 96, 97 सब है, तो 95 नहीं समझ में आ रहा है। 23 और 43 में कौन बड़ा है? तो सब तो पता ही है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ आ रही है ना मेरी? चलो, तिलवाड़ा के युद्ध में किसने किसको हराया था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन वाला मेरा क्लास रहता है, डायरेक्ट बताइए, नहीं तो मत बताइए। आप लोग बताइए। देखिए ऑफलाइन वाले आगे जा रहे हैं। कलानौर। कलानौर। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था गजेंद्र? अमरकोट के राजा वीर साल के। ठीक है। मछीवाड़ा का युद्ध जो है कब हुआ था? 1555। किन 2 राजपूत वीरों की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने उनकी मूर्तियां आगरा में बनवाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जयमल और फत्ता। किस विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया? गुजरात में अकबर ने 2 हमले किए थे। कब कब? किस हमले को द्रुत त्वरित आक्रमण कहा गया? इसे ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? क्या? किस विजय के बाद अकबर ने फतहनामा जारी किया?
चित्तौड़ के लिए और नाम क्या बताया मैंने आज? चित्तौड़ को क्या कहते थे? मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार। चलिए तो लिखिए, दक्षिण में आइए। अब दक्षिण में बेसिकली इसने 3 विजय हासिल की, ठीक है। खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़। खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़। जैसे चित्तौड़ जो था वो राजस्थान का प्रवेश द्वार था, वैसे ही खानदेश जो है दक्षिण का प्रवेश द्वार था। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? खानदेश को। अहमदनगर में बहादुर शाह, अगला सेंटेंस लिखिए। अच्छा, वो अहमदनगर लिख लिए हैं कि खानदेश जो प्रवेश द्वार था, और अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार किया। अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार किया। अहमदनगर के जो शासक थे वो बहादुर शाह थे, छोटे थे। उनकी संरक्षिका का नाम मशहूर है, वो है चांद बीबी। तो अहमदनगर के शासक का नाम क्या था? बहादुर शाह, और उनकी संरक्षिका कौन थी? चांद बीबी, ठीक है। तो इनसे संधि कर लिया था अकबर ने। बहादुर शाह, बहादुर शाह, और बहादुर शाह की संरक्षिका थी चांद बीबी। उससे संधि किया था, और संधि के बाद बरार और बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी। बरार लिखिए, बरार, बरार, बरार और बहुत सारी चीज़ें, मतलब और हाँ, उपहार के तौर पे मिला। यह जो युद्ध था, मतलब युद्ध क्या, इसी युद्ध के दौरान जो भी रहा अहमदनगर वाला, इसी दौरान मराठों से पहली बार संपर्क हुआ। मराठों से पहली बार संपर्क अकबर का कब हुआ? यही बरार के समय, मतलब अहमदनगर के युद्ध के समय, ठीक है ना। और असीरगढ़ के किले को जीता। अकबर ने 1601 में अपना अंतिम अभियान किया और असीरगढ़ के किले को जीता। असीरगढ़ का किला साउथ में ही है, और असीरगढ़ का जो किला है इसको कहा जाता है कि अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला। किससे खोला? सोने की चाबियों से। किस किले की जीत को कहा जाता है कि अकबर ने सोने की चाबियों से खोला? वहाँ ज़्यादा इसको धन खर्चा हुआ क्या? तो ये इसकी राजनीतिक विजय। उन्होंने कहा था ना कि किसी भी शासक को जब पढ़िएगा तो उसका 3-4 पहलू होगा। एक होगा राजनीतिक, एक होगा सामाजिक, और एक आर्थिक, और एक सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में भी बहुत सारे पहलू हो जाएंगे, उसमें निर्माण, धार्मिक और गैर धार्मिक, वास्तु, चित्रकला और संगीत। अकबर में सब है, इसलिए अकबर में टाइम लगेगा। अकबर एक दिन में ख़त्म होने वाला ना, वो जब भी ख़त्म हो जाए तो बाकी सब हो जाएगा, लेकिन अकबर को थोड़ा ढंग से पढ़िए, सवाल आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। लेकिन अकबर के समय के विद्रोह, 1564 में उज्बेकों ने विद्रोह किया था। यह अकबर के समय का पहला विद्रोह था। यदि पूछे, हाँ, अकबर के समय का पहला विद्रोह किसने किया था? उज्बेकों ने किया था, ठीक है। दूसरा लिखिए, यह कब हुआ था? 1564 में पहला वाला। सेकंड लिखिए, 1586, 1586, 1586 में दूसरा विद्रोह हुआ था, जिसको अफगान बलूचियों का विद्रोह कहते हैं। अफगान बलूचियों का विद्रोह कब हुआ था? 1586 में अफगान बलूचियों का विद्रोह हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा था, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हो गया, इसी विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई थी। जो अकबर बीरबल का कहानी था यहीं पर समाप्त हो गया, ये वाला दूसरा विद्रोह में। फिर लिखिए, तीसरा विद्रोह 1599, बीरबल की मृत्यु हो गई 86 में अफगान बलूची विद्रोह में, और फिर 99 में तीसरा विद्रोह हुआ। ये आप लोगों को पता ही होगा, यह शहजादा सलीम का विद्रोह था। 1599 में किसने विद्रोह किया? शहजादा सलीम ने। वो पुर्तगालियों से मिल गया था। किससे मिल गया था? पुर्तगालियों से। वैसे मिल गया था वो अनारकली से, लेकिन सपोर्ट लिया होगा पुर्तगालियों से। नहीं, गाना कौन सा गा रहा था? यस, ये सब आप लोग लाल किला गए हैं कभी? तो जाके खाली हाथी वाला चूड़ी खींच के आ गए, कुछ देखे थे वहाँ पर?
नहीं जान दिया? कहाँ जाया जाता है? क्या नहीं जान देता है? लाल किला में अंदर नहीं था, लाल किला ऐसे ही बाहर से फोटो खिंचा के चले आए। अब वही दिखाया कि लाल किला घूम लिए। जय दादा, कभी चलिए मौका तो लगेगा, क्वालिफाई कीजिएगा आप लोग तो। कभी किसी ऐतिहासिक जगह पे चलिए हमारे साथ और उसको दिखाते हैं हम, तब समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। नहीं तो म्यूजियम प्लान बनाइए, जिस भी दिन बोलिएगा हम वहाँ बोल देंगे, वहाँ पे जो हैं हम लोग। म्यूजियम शायद खुला रहता है, चलते हैं और क्या। नहीं, मेंस वालों को भी, मेंस वाले बैच को भी ले जाना है, वो लोग को दिखाना है पटना कलम और सब पाल कला गंधर्व कला, दोनों म्यूजियम देखना होगा, 2 दिन लगेगा। वो इसलिए बताया इसका, जैसे एक बार लोग गया घूमने के लिए, ठीक है ना, लाल किला, तो लोग पत्थर तो नहीं, मतलब घर के लोग गए थे, तो सब लोग देखो के आगे बोले क्या ये खंडहर में कुछ जान नहीं है, खंडहर दिखा के खाली पत्थर है इधर उधर और सब खंड, इसी में रहता था राजा महाराजा लोग, बढ़िया घर नहीं बनाना था, इस सब तरह का बातचीत किया। तो फिर हम गए, हमने उसको दिखा कि चलिए आइए आप लोग दिखाते हैं। उसके बाद ये एक पिलर दिखा, अब यहाँ पर एक पिलर बनाया हमने, ठीक है। अब ये पिलर जो वहाँ के दीवाने खास का पिलर है, उस पर खूब सुंदर सुंदर अपना और नक्काशी किया, और ये नक्काशी क्या हुआ इस तरीके से उबड़ खाबड़ हो गया है, तो इसको देख के अच्छा लगेगा। पिलर है, पिलर भी पूरा सब खरोचा हुआ है, तो तब उसको बताया, और ज़मीन पे खूब सुंदर डिजाइन बना हुआ है, ऐसे ऐसे खूब, मतलब ये तो उतना सुंदर नहीं, चूहा बन गया ये तो, लेकिन ऐसे गोल बना के मान लीजिए जैसे फूल है ना, ऐसे ऐसे नक्काशी किया हुआ है, ठीक है। और ये सारा बीच में लाल है, ब्लू है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। तब बताया कि देखिए 1739 में जब नादिर शाह आया था तो यहीं पे खुर्ची लगाया था, और जो ये जो गड्ढा दिख रहा है यहाँ पे लाजवर्द लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? लाजवर्द। एक लाजवर्द का कीमत आज के डेट में, जितना बड़ा लाजवर्द लगा हुआ था, कम से कम होगा तो 5 लाख रुपया होगा, यानी इतने दूर में 5 लाख रुपया था। यहाँ पर ये जो है ब्लू सफायर लगा हुआ, जिसको नीलम कहते हैं, इतना बड़ा, उसको खुरद के ले गया सब, मतलब पूरा। और वो इतना बड़ा एरिया में नहीं है, ऐसा कम से कम 50 पिलर है, और मेहराब तो कितना है पता नहीं, और सबको 39 कई 1 करोड़ का वो ले गया था, ठीक है, 1739 में। तो उस तरह का। फिर उसके बाद हम बोले कि चलिए अब दिखाते हैं आपको दीवाने खास। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये दीवाने खास है, यहाँ पर राजा के बैठने का व्यवस्था बना हुआ है, और यहाँ पर एक गड्ढा जैसा बना हुआ है। राजा के बैठने का जगह पे एक गड्ढा काहे बना दिया? मतलब यहाँ पे दीवाने खास है, इधर दीवाने आम है, ठीक है। इधर में आदमी के बैठने का जगह बना है, और यहाँ पे सॉरी आदमी बैठने का जगह यहाँ बना है, ठीक है। अब बीच से एक नाली जैसा बह रहा है, राजा को नाली के पास क्या बिठा दिया भाई, आदमी देख लेते हैं। लेकिन नहीं, आगे जब इन लोग को जब दिखा है तो हम बताया कि देखिए यहाँ शाहजहाँ बैठते थे, और ये जो नाली का कनेक्शन है यहाँ पर शाही हमाम है। क्या है? शाही हमाम, यानी कि बाथरूम। अब यहाँ पे अलग अलग रानियाँ अलग अलग टाइम पे जाती है नहाने के लिए, ठीक है। और उनको कोई इत्र लगाता है, कोई कुछ लगाता है, और उसका पूरा पानी जो है इससे होके गुजरता है। अब राजा को पता चलता है, वो अब लगता है कि फलना रानी नहा रही है, उसको सबका सुगंध पता है। अभी ना, और ये तो एक मजाक की बात हो गई कि ये पता चल रहा है, लेकिन इसे क्या हो रहा है, ये पूरा एयर कंडीशनर का काम कर रहा है। जल जाएगा तो पूरा यहाँ का वातावरण में शीतलता आएगी, तो नेचुरल एसी की तरह एकदम आपको गर्मी में पता नहीं चलेगा कि गर्म है। यह एक चीज़ हो गया। यहीं शाही हमाम के जस्ट बगल में औरंगजेब क्या किया कि लाल किला में एकमात्र निर्माण औरंगजेब करवाया है, उसका नाम है मोती मस्जिद। उसके बाद इन लोगों को ले गए हम कि आइए दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये रिंग रोड है, दिल्ली का रिंग रोड,
और यहाँ पर जो लाल किला के बाहर तरफ में ऐसे ऐसे बना हुआ है, यही है झरोखा। अब यहाँ पे पहले यमुना नदी बहती थी और उधर जनता रहती थी नदी के उस पार, ठीक है। और राजा यहाँ पर आके झरोखा से अलग अलग दिन अलग अलग तरह का फरियाद सुनते थे, झरोखा दर्शन देते थे, तब उसका महत्व लोगों को समझे वो झरोखा यहाँ पर। फिर इसी झरोखा के बगल में इस कॉर्नर पर एक रूम बना हुआ है, तो रूम देखने में लगा पूरा खंडहर टाइप का लग रहा है, क्या बात है भाई। तो वो बोला कि ये ड्रेसिंग रूम है, रानियों का ड्रेसिंग रूम है। तो कैसे भाई? तो उसके छत पे जब देखिएगा तो लगभग ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके लगभग लाखों शीशा लगा हुआ है और गोल है। तो उसमें जैसे ही आप एक ठो माचिस जलाइएगा, एक मोमबत्ती, तो उसका इंडिविजुअल 1,00,000 इमेज बनेगा और पूरी रोशनी हो जाएगी। फिर सामने एक शीशा है, तो सोचिए चमकने लगेगा। तो इतना व्यवस्था राजा महाराजा लोग पहले किए हुए था उसमें, एक एक चीज़ में, कि जैसे अब ताजमहल का ये है जो एक पोर्शन मान लीजिए आगे की तरफ झुका हुआ है, इस सब में क्लैंप बनाया हुआ उसी समय का, और यहाँ पर उस अपना टेंट लगा के जब खींचता था तो इतना दूर में सैनिक रहता था। तो बहुत सारा व्यवस्था है। फिर उसका चित्र देखिएगा तो अलग जाके दिखेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाद में कैंप बन गया। चलिए कुछ बातें और लिख लीजिए। ये बात इसलिए बताया कि वही वाला जो शीशा वाला सीन है ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, जो गाना है उसमें उस सीन को पिक्चराइज किया गया। उसी तरह का सीन पिक्चराइज किया गया। तो सलीम के इशारे पर ही एक और विद्रोह होता है। कौन सा विद्रोह? वही 99 वाला तो सलीम किया ही, उसके बाद दूसरा, मतलब कि सलीम के बाद सलीम वाला ही दूसरा विद्रोह है। सलीम के इशारे पर ओरछा के राजा बुंदेला सरदार, देखिए सलीम के इशारे पर ओरछा के राजा बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। वीर सिंह देव ने आईने अकबरी के लेखक, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबर की मृत्यु इसके बाद हो जाती है 25 अक्टूबर। जन्म भी अक्टूबर में और मृत्यु भी अक्टूबर में। नहीं, अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। वह किस बीमारी से मरा था? पेचिस। अकबर को पेचिस है। अकबर की मृत्यु पेचिस से हुई थी। सलीम का विद्रोह 1599 में, और यह 1602 में था। ये वाला 1 या 2 में था, दूसरा वाला। देखिए 1576 में एक और था, हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, चलिए इसको तो अलग से ही बताएंगे युद्ध में। इसमें लिखिएगा 1576 के हल्दी घाटी वाले युद्ध में अफगान सरदार हाकिम खान, अफगान सरदार, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर। अफगान सरदार हाकिम खान राणा की ओर से लड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या जो है, राणा अपना हार स्वीकार कर लिया था। देखिए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा ने छावंद, एक जगह है छावंद, क्या जगह है? छावंद। छावंद, इसको कहीं कहीं लिखता है चावड़, क्या लिखता है? चावड़। ये दोनों एक ही चीज़ है, छावंद या चावड़। इसको अपना बनाया सेंटर, ठीक है। और उसके बाद गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। मतलब डायरेक्ट युद्ध न लगे और छिप के अचानक कभी हमला कर दिया, आतंकवादी घटना की तरह। जैसे पेड़ पौधा पे लटका हुआ है, आपकी टुकड़ी जा रही है, अचानक सब कूद गया, इसी को गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध में शक्ति कम हो फिर भी अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों से लड़ने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसको गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, ठीक है। अब अकबर का राजनीतिक विजय और विद्रोह समाप्त हो गया। जो अपने क्षेत्र को बढ़ाया, राजा बना, अपना क्षेत्र बढ़ाया, क्षेत्र जब बढ़ गया तो कुछ विद्रोह भी हुआ, उसको भी दबाया और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जिसमें हर जगह किसी को प्रांतपति, किसी को गवर्नर, सिकदार बनाया। अब आपको जो अगला पढ़ना होगा अकबर कालीन प्रशासन, जो कि मुगल प्रशासन का प्रतिबिंब है। यदि अकबर का प्रशासन पढ़िए तो मुगल का पढ़िए, बराबर है, क्योंकि बाकी लोगों ने इसके प्रशासन को या तो बनाए रखा या थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। तो अकबर का पढ़ लेंगे तो सबका हो जाएगा।
उसी तरीके से अकबर ने कुछ 2-3 काम किए, जैसे कि राजपूतों के प्रति इसकी क्या नीति रही, अलग से मेंस का भी सवाल बनता है कई जगह पर, और नॉर्मली पीटी में भी इससे सवाल पूछते हैं, अकबर की राजपूत नीति। इसके बाद जो तीसरा होता है अकबर की धार्मिक नीति, वो चीज़ देखना होगा। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत अकबर का जो अब तक आप पढ़े हैं जो आपको ध्यान हो जाए, याद आ जाए, तो उसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। ये बताइए, अब रिवीजन करते हैं। पर्दा शासन कब से कब तक? पर्दा शासन में कौन कौन लोग शामिल थे? जब अभी याद नहीं है तो बाद में याद रहेगा। चलिए, दास प्रथा का अंत कब किया? हाँ, 62। ठीक है, चलो जजिया का अंत, तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमसे याद नहीं होता तो होगा। अभी 3 बार बोलिए कि हम नहीं, कि आप ही पे, सब कोई नहीं बोलेगा, अभी इन्हीं पे काम होगा। ये बताइए, अभी 3 बार बोलिए कि हमको अभी ही याद होगा, बोलिए अभी याद होगा। पहला लाइन बोलिए अभी ही याद होगा, बोलिए। हाँ, और अगला बोलिए कैसे याद नहीं होगा, मन में बोलिए, मन में बोलिए, ये बोल के नहीं बोलना है, कैसे याद नहीं होगा। अब हम आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, फिर आपसे पूछेंगे, और कोई नहीं बोलेगा, आप लोग भी नहीं बोलिएगा, ठीक है। देखिए 1560-62 में जो पहला घटना बताया, पेटीकोट गवर्नमेंट कब से कब तक? 60 से 62 तक। बोलिए कब से कब तक? 60 से 62 तक पेटीकोट गवर्नमेंट। इसको पेटीकोट गवर्नमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि पर्दा के पीछे से शासन होता था, यानी कि महिलाओं का वर्चस्व बढ़ता था, क्योंकि महामनगा महिला थी और उसके आसपास एक महिलाओं का एक जत्था था, ठीक है। 60 से 62 पेटीकोट गवर्नमेंट, कोई दिक्कत? चलिए, अकबर ने जो 3 बड़े काम किए वो लगातार 3 वर्षों में है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 3 काम, एक का 62, एक का 63 और एक का 64। 62 में क्या समाप्त किया? बोलिए, आप लोगों ने बोलना है। दास प्रथा का अंत किया। 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 30 से 63 और 30 से तीर्थ यात्रा कर, याद रहेगा। और 62 2 है ना, 2 से दूसरा में 10 आता है ना, और दास में भी 10 आता है, तो 62 में दास, 63 में तीर्थ यात्रा और 64 में जजिया। जजिया बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 62 में कौन सा कर समाप्त किया, कौन सा प्रथा समाप्त किया? दास। 63 में तीर्थ यात्रा कर। पूरा बोलिए, एकदम पूरा बोलिए खुल के, अब दोनों को बोलिए। 60, हाँ, 62 में सर दास प्रथा को काबू किया, 63 में तीर्थ यात्रा का कर को समाप्त किया, और 64 में जजिया कर को समाप्त किया। और कब से कब पर्दा प्रथा रहा? 60 से 62 में यही पर्दा पेटीकोट गवर्नमेंट रहा, ठीक है। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन तो आपको याद हो गया, 1-2 मिनट लगा होगा, तो कैसे मान ले कि आपको याद नहीं हो रहा है? थोड़ा देर बाद भूल जाएगा। सर मिक्स हो जाता है कि हिस्ट्री है ही मिक्स होने वाला। चलिए, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, हम एक बार बोल दे रहे हैं फिर पूछेंगे, ठीक है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। 1575 में हम तो बताए कि उस विजय के बाद फतेहपुर किया था। चलिए लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। कई बार पूछता है कि फतेहपुर सीकरी का डिज़ाइन कौन बनाया था? उसका डिज़ाइनर था बहाउद्दीन, लिख दीजिए बहाउद्दीन। फिर लिखिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण। 1575 फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण। इसी इबादत को बाद में क्या कर दिया गया? 1578 में इसको इबादत खाने का निर्माण, हाँ, और इसी इबादत खाने को 3 साल बाद धर्म संसद बना दिया गया। तो पूछ सकता है कि फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने को धर्म संसद कब बनाया गया? तो 78 में। 1578 में फतेहपुर के इबादत खाने को धर्म संसद यानी रिलीजियस पार्लियामेंट बना दिया गया, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स उसका नाम रखा। और इसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, इसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया।
1570 वहाँ पे तौहीद इलाही पे डिस्कशन होता था, बताएंगे बाद में, धार्मिक नीति जब पढ़ाएंगे ना। उसके बाद देखिए 1579 में मजहरनामा की घोषणा, 1579 में मजहरनामा की घोषणा। मजहरनामा का इंग्लिश होता है इनफैलिबिलिटी डिक्री, इनफैलिबिलिटी अमोघत्व, इनफैलिबिलिटी मतलब अमोघत्व, इनफैलिबिलिटी INFALLIBILITY, इनफैलिबिलिटी डिक्री DECREE, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अमोघत्व, यानी कि अमोघ मतलब क्या होता है, जिसको मारा नहीं जा सके, अमरता टाइप का चीज़ हो गया, ठीक है ना, जो हर, यानी कि मजहर एक ऐसा चीज़ था, उसको और डिटेल बता देंगे। मजहर से भी इनका काम नहीं रुका, तो 1582 में 1582 में इन्होंने क्या किया कि तौहीद इलाही, जिसको दीन इलाही भी कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम था उसका तौहीद इलाही, तौहीद इलाही की घोषणा की 1582 में, हाँ 1582 में। फिर 1583 में अकबर थोड़ा और इंसान ने कामिल हुआ। 1583 में अकबर ने कुछ विशेष दिनों को पशु वध पर रोक लगाई। 1583 में इसने घोषणा की कि कुछ विशेष दिन पशु नहीं मारे जाएंगे। तौहीद इलाही में तो यहाँ तक जिक्र है कि मांसाहार का त्याग करना है। तौहीद इलाही में जो इसने एक नया तरीके का धर्म बनाया, उस धर्म में इस बात की चर्चा है कि राजा को सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और मांसाहार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ विशेष दिन पशुओं का वध को रोका। देखिए 1575-76 में 75-76 में राज्य को 12 सूबों में बांटा। 75-76 में राज्य को कितने सूबों में बांटा? सूबा होता था ना, सूबा। ठीक है, जब दक्षिण की विजय प्राप्त कर ली तो यह 15 हो गया। जो सूबे थे पहले 12 थे और दक्षिण की विजय के बाद ये कितने हो गए? फिर लिखिए 1582 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, टोडरमल से संबंधित है। टोडरमल ने दहसाला पद्धति, दहसाला प्रणाली, दहसाला प्रणाली लागू की 82 में टोडरमल की। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और लिखिए फिर ख़त्म करेंगे। लिखिए 1573-74 में 1573-74 में गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा आरंभ की। 73-74 में गुजरात विजय के बाद मनसबदारी व्यवस्था लागू की, जो इसकी बहुत विशेष व्यवस्था है। लेकिन पूछता है कि मनसबदारी व्यवस्था लागू करने का प्रेरणा कौन दिया? अकबर को मनसबदारी व्यवस्था लागू करने का प्रेरणा कौन दिया? मनसबदार तो बताएंगे ही, बता रहे हैं, अभी बताते हैं। लिखिए अब्बा सईद। अब्बा तो चले गए थे इसके, लेकिन अब्बा सईद बच गए थे। अब्बा सईद से प्रेरणा मिली थी। देखिए मनसब जो होता था ना, रैंकिंग और जिम्मेदारी का मिक्सचर था। क्या था? जैसे पहले एकल अंक में दिया था मनसबदार, तो मनसब मतलब जैसे कि आपको हम दिए क्या, जैसे मान लीजिए कहा कि 5000 बाई 2500, इसको कहते थे जात और इसको कहते थे सवार। ठीक है, और इस ओवरऑल को कहते थे मनसब। तो मान लीजिए किसी को 5000 मनसबदार है, किसी को कहा ना कि 5000 मनसबदार है, इसका मतलब उसका रैंक जो है 5000 है। रैंक क्या है? रैंक 5000, यानी ऊपर 5000 वाला उसका रैंक मिल गया, टॉप। मतलब ये कुछ लोगों को मिलता था। और इसके अंडर में 2500 घोड़ा रहेगा।
कम से कम ये 2500 घोड़ा रखेगा, सवार यदि इसका 2500 है तो। ठीक है, अब इस घोड़ा को रखने के लिए इसको क्या दिया जाएगा? जमीन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कुछ भी है वो इसी पर आएगा। तो इससे रैंक तय हो जाएगा और इससे जिम्मेदारी तय होगी कि आपको इतना रैंक तो दिया गया, 5000 का रैंक है आपका, लेकिन आपको 2500 घोड़ा भी रखना है। लेकिन अब क्या होगा कि कुछ आदमी जितना रैंक है उतना घोड़ा, ऐसे देखिएगा लिखा रहेगा 5000/5000, यानी कि उसका रैंक भी 5000 का है और घोड़ा भी 5000 रखना है। जात और सवार बराबर है, किसी किसी में आधा है और किसी किसी में आधे से थोड़ा ज़्यादा या कम है। किसी भी सूरत में यह जात से सवार अधिक नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए कोई आदमी है जो कहा कि ठीक है आपका रैंक तो हाई है लेकिन घोड़ा पालने का झंझट आपको नहीं रखना है, तो उसको क्या रहेगा? सवार नहीं रहेगा, उसका केवल जात रहेगा। तो ये 5000 तक मैक्सिमम लोगों को मिलता था। कुछ लोगों को अकबर ने 7000 का दिया था, जैसे बीरबल वगैरह टाइप के लोग थे जो, या फिर आपको अब्दुल रहीम खान खाना टाइप के जो, उन लोगों को दिया था एक्स्ट्रा। लेकिन जब शाहजहां का काल आता है तो शाहजहां अपना बेटा को, किसको? दारा शिकोह को 40,000 का मनसब दिया था। ठीक है, यानी रैंक उसका 40,000 कर दिया था। तो मनसबदारी अलग से बताएंगे। कंसेप्ट यही है कि रैंक है और जिम्मेदारी है। रैंक यह तय करता है, और पहले केवल रैंक ही था, जिम्मेदारी नहीं था। बाद में इसमें जिम्मेदारी डाल दिया गया, उसके हिसाब से ये चीज़ हो गया। ठीक है, इतना चीज़ रहा, इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिए। आपको मालवा का समय बता चुके हैं 61 में, चुनार 61 में, गोंडवाना 64 में, आमेर 62 में। अभी आप राजपूताना का पूरा डेट नहीं लिखवाए हैं, ग्रुप में डाल देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है ना। गुजरात 1571 में, गुजरात का सेकंड आक्रमण 72 में। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। बंगाल बिहार 74-76 में, काबुल 81 में, कश्मीर 1586 में, सिंध 1591 में, उड़ीसा 91-92 में, बलूचिस्तान 95, कंधार 95, दक्षिण में खानदेश 91 में, अहमदनगर 1600 में और असीरगढ़ 1601 में। ये इससे अभियान से एक सवाल आएगा, आप याद कीजिए चाहे मत कीजिए। चलिए बताइए, मजहर की घोषणा कब की थी? वेरी गुड। 82 में कौन सी बड़ी घटना हुई थी? 10 साला पद्धति। ठीक है। शहजादा सलीम का विद्रोह कब हुआ था? 99। वेरी गुड। विद्रोह हुआ था पुर्तगालियों के साथ मिलकर। अहमदनगर पर कब कब्जा किया था? 1600 ईस्वी में। असीरगढ़ का किला कब? 1। और खानदेश वाला लिखवा नहीं थे टाइम, 1591। ठीक है। चलिए मालवा पर गजेंद्र, हाँ 61 ना, मालवा 61। शुरुआत उसी से किए थे ना। बाज बहादुर, रानी रूपमती और बाज बहादुर का कहाँ पर है? उज्जैन। ठीक है। चांद बीबी कौन थी? बहादुर शाह की संरक्षिका। चलिए अब जरा 2 मिनट रुक जाओ, ऑनलाइन वाले से पूछ लेने तो ये लोग खाली जो है। अच्छा, रंजू देवी लेफ्ट, सवाल इधर जैसे ऑनलाइन मुड़े बस गया है। ठीक है, अमृता से पूछ लेते हैं। बताइए कि जयमल और फत्ता कौन थे? जयमल और फत्ता कौन थे? अफगानी थे ना। वाह वाह वाह, प्रणाम प्रणाम। ये तो पूरा रामायण खत्म है। जयमल और फत्ता जिनका मूर्ति बनाया था आगरा में, राजपूत लड़ाके थे
जिन्होंने इनको बहुत कड़ी टक्कर दी थी और शहीद हो गए थे। लेकिन इनकी वीरता से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उनकी मूर्ति बनवाया था। बाद में उसका कत्लेआम का पश्चाताप भी हुआ, और यही कत्लेआम था जिसका उसके ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा है। ठीक है, चलिए। हरखाबाई किसकी बेटी थी? हरखाबाई किसकी बहन थी? मानसी। हाँ? उसी बहन उसी की थी। चलिए ठीक है।